हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लास में स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्त, हम लोग क्विज का आगाज कर चुके हैं। कल का मेरा क्वेश्चन क्या था? शराब का पीएच ओहो, शराब का पीएच मान। शराब का पीएच मान बता दीजिए कितना होता है? 7.4 बट ना शराब का पीएच मान, 7.8 शराब का पीएच मान 7.8 देखे तो शराब का पीएच मान 2.3 यानी 4 के करीब होता है। ठीक ना। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है ना, तो शराब का भी पीएच मान इसके आसपास ही होता है, यानी 2.3 या 2.4 होता है शराब का पीएच मान। कोई दिक्कत है? गौर फरमाइएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगले क्विज के लिए क्वेश्चन है मेरा कि बताइए कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। कल का मेरा क्वेश्चन है कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, अन्यथा मैं अगले क्विज में जरूर इसका आंसर दूंगा। कोई दिक्कत है? आइए साइंस के क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस साइंस का जो मेरा क्वेश्चन रहेगा वह घटना चक्र का है दोस्त। ठीक ना। आए दिन हमेशा बिहार पुलिस दरोगा में इससे खचाखच क्वेश्चन भरा रहता है। किससे? तो घटना चक्र से। कोई दिक्कत? घटना चक्र का बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम लोग क्विज का आगाज करते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि अनुवांशिकता के जनक के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकता के जनक के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था गार्डेन पी। गार्डेन पी यानी इसी को मटर, इसी को क्या कहते हैं? यानी कहने का मतलब है दोस्त कि वंशागति नियमों को यानी जीनेटिक्स के यानी आनुवंशिकता की खोज के लिए जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था गार्डेन पी यानी मटर का उपयोग किए थे। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है तो लैंगिक जनन पर। किस सिद्धांत पर? तो लैंगिक जनन पर। लैंगिक जनन के सिद्धांत पर मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है। बात समझ में आ गया ना? लैंगिक जनन। जीनोम चित्रण यानी जीनोम मैपिंग का संबंध किससे है? तो जीन्स के चित्रण से। जीन्स के यानी जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? तो जीन्स के चित्रण से। कोई दिक्कत? जीनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं तो यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। यह अतिव्यापी, गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। इसमें एक प्रारंभन एवं समापन कोडॉन होता है। कहने का मतलब है कि जीनेटिक कोड की विशेषताएं क्या है कि जीनेटिक जो कोड होता है उसकी क्या क्या विशेषता है दोस्त? तो यह सार्वत्रिक होता है। जेनेटिक कोड क्या होता है? तो सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइडों यानी क्षारकों का बना होता है। अब 20 एमिनो अम्लों के संगत होते हैं। 20 एमिनो अम्ल के। अब प्रोटीन भी किसका बना होता है? 20 एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो दिक्कत है। देखिए, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं तो क्रोमोसोम द्वारा। कह रहा है कि जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा? तो क्रोमोसोम द्वारा। किसके द्वारा? क्रोमोसोम द्वारा। बहुत बढ़िया। जीन है। जीन क्या है? तो डीएनए का एक भाग है। जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है। ठीक। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म पूछेगा तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। कोई दिक्कत है? जीन है तो डीएनए का एक भाग। और डीएनए के सबसे छोटी इकाई की बात करें ना दोस्त तो वो क्या होता है? जीन होता है। यानी डीएनए की इकाई क्या होता है? जीन। कोई दिक्कत है? आइए, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। यानी जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। यानी कोई भी प्रजाति होता है ना तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? स्थिर रहती है। यानी गुणसूत्र बढ़ता घटता नहीं है। जैसे मनुष्य में पूछेगा कि कितना गुणसूत्रों की संख्या होता है तो 46, और जोड़ी पूछ देगा तो 23 जोड़ी। 23 जोड़ी होता है और 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। नहीं, यही बात करें चिंपांजी में और खैनी में तो 48 होता है। चिंपांजी में
48, और खैनी में कितना होता है 48 है। खुद ही कहते खैनी में तंबाकू, अरे भाई साहब तंबाकू, और तंबाकू में कौन सा पाया जाता है, तो निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन। तंबाकू का अगर हेड क्वार्टर पूछ दे कि तंबाकू निर्यात का जो केंद्र है वह कहाँ है, तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। अब भारत में सबसे अधिक तंबाकू की खेती करने वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। खुद ही कहते देखिए किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या इसी रहती है, यानी गुणसूत्र घटता बढ़ता नहीं है, जितना हो गया एक बार फिक्स उतना हो गया। अगर देखिए दोस्तों ऐसे जनरली मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, अगर एक बढ़ जाए तो 47 हो जाता है, और 47 हो जाएगा तो वो आदमी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आदमी नपुंसक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा। और जिसमें एक गुणसूत्र कम हो जाएगा वो महिला क्या हो जाएगी, बंझापन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बंझापन। यानी 45 गुणसूत्र हो जाएगा तो बंझापन, 47 हो जाएगी तो हो जाएगा तो नपुंसकता, अर्थात कौन सा मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में कौन होता है, कौन जेंडर, टीजी यानी ट्रांसजेंडर में वो घोषित हो जाएगा। किसमें, टीजी यानी ट्रांसजेंडर में। खुद ही कहते आइए करेक्ट। जीन कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण, जीन कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी है वह है डीएनए। वह क्या है, डीएनए। वह क्या है, डीएनए। चलिए दोस्त आगे हम लोग बढ़ते हैं। करें कि गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था शूटर एवं वोवेरी ने। कहेगा कि गुणसूत्रों की वंशागत सिद्धांत किसने दिया था, तो शूटन एवं वोवेरी ने। शूटन एवं वोवेरी ने प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो बर्बरा मैक्लिटॉक ने। कहेगा कि प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो बर्बरा मैक्लिंटॉक ने यह जंपिंग जीन का सिद्धांत दिया था। गुणसूत्रों के वंशागत सिद्धांत किसने दिया था, तो शूटन एवं बोवेरी ने। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। एडेनिन, टायरोसिन, गुआनिन, साइटोसिन में से डीएनए में से उपलब्ध वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, टायरोसिन जो दोस्त है वह अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। न तो एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये सब क्या बनाता है, ये सब अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, लेकिन टायरोसिन अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, यानी जो डीएनए में शर्करा मौजूद रहती है उसका नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीएनए की खोज किसने किया था, तो फ्रेडरिक मिशर रे ने। डीएनए की खोज किसने किया था, तो फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए का खोज किया था। मालूम चल रहा है ना। डीएनए का जो गुणसूत्र है ना उसका खोज कौन किया था, गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने। किसने, गुणसूत्र के वाल्डेयर ने, ठीक। बताइए डीएनए की खोज किसने किया था, तो फ्रेडरिक मिशर ने। और डीएनए की द्विकुंडली संरचना होती है, कैसी संरचना, यानी डीएनए के द्विकुंडली संरचना की खोज किसने किया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने। किसने, वाटसन एवं क्रिक ने। अगर पूछेगा कि राइजोम्स होते हैं तो आरएनए अणु, राइजोम्स क्या होते हैं बाबू, तो आरएनए अणु। खुद ही कहते हैं। देखिए कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग अनुसंधान करने वाले एक्सरे तकनीक में होता है, ठीक। केवल दो सही है कि कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग किसमें, तो एक्सरे तकनीक में किया जाता है। किसमें, एक्सरे तकनीक में। चलिए दोस्त अब हम लोग इतिहास के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। मुगल काल में राजा बनाने वाले थे कौन, तो हुसैन अली और अब्दुल्ला। हुसैन अली और देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी किसने, बहादुर शाह प्रथम ने। किसने, बहादुर शाह प्रथम ने। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल सम्राट
जहांदार शाह के शासन के समय से पूर्व अंत का कारण था। एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय पूर्व अंत का कारण क्या था? एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी, फर्रुखशियर था। कौन था? फर्रुखशियर। वह कौन सा ऐसा सुल्तान था जो अपना जीविकोपार्जन टोपी शिकार करता था? नसीरुद्दीन। कौन था? नसीरुद्दीन तुगलक। कोई दिक्कत है? वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त की सुविधा प्रदान की थी, फर्रुखशियर था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के ही शासन काल में, मोहम्मद शाह को ही रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसी के शासन काल में नादिर शाह ईरान के नेपोलियन जिसे कहा जाता है, 1739 ईस्वी में भारत पर अटैक किया। कब? 1739 ईस्वी में। और भारत पर अटैक करके क्या किया कि मयूर सिंहासन सहित कोहिनूर का हीरा लिए वापस ईरान लौट गया। कहाँ लौट गया? ईरान। तो वही पूछता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मुगल शासक। तो कौन था? मोहम्मद शाह था। कौन सा? मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। देखिए नादिर शाह। कौन सा? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। वह शासक जिसके शासन काल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह। ठीक है, चलिए। वह मुगल बादशाह जो रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था, तो मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था। मुगल शासकों का क्रम है तो जहांदार शाह, तब मोहम्मद शाह शासन किया, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, कौन था? शाह आलम द्वितीय। यानी कह रहा है कि शाह आलम द्वितीय ऐसा मुगल बादशाह था जिसको वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। यानी अंतिम मुगल सम्राट पूछ देगा तो कौन था? बहादुर शाह था। और उसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। अकबर शाह द्वितीय था। किसके पिता का नाम? तो बहादुर शाह के पिता के नाम अकबर शाह द्वितीय था। कह रहे कि बहादुर शाह जफर के बारे में सत्य कथन क्या है? तो वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। सुनिए, बहादुर शाह जफर के बारे में सत्य कथन क्या है? तो वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के ओर से प्रति माह 1 लाख रुपया पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी से 1 लाख रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में प्राप्त करता था? तो बहादुर शाह जफर। कौन सा बाबू? बहादुर शाह जफर। अवध का प्रथम नवाब था कौन? सआदत खां। सआदत खां। यानी अवध का प्रथम नवाब कौन था बाबू? सआदत खां। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनक्लीज खां। चिनक्लीज खां हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसको? चिनक्लीज खां को। सही कथन क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। मैसूर जो राज्य अभी आप देख रहे हैं उसका उदय किससे हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य से। किससे? विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। दिल्ली में स्थित खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं, उसको किसने बनवाई थी? जय सिंह द्वितीय ने। किसने बनवाई थी? जय सिंह द्वितीय ने। दिल्ली के अगर जंतर मंतर में स्थित, दिल्ली में स्थित खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं, खगोलीय वेधशाला है जिसे जंतर मंतर कहते हैं, उसे किसने बनवाया था? तो जय सिंह द्वितीय ने। महाराजा जय सिंह द्वितीय की वेधशालाएं बनाई थी तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी तथा मथुरा में। ये 5 जगह दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा 5 जगह पर महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनाई थी। 1773 ईस्वी में जीज मुहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित, ज्ञान से संबंधित है, के लेखक कौन है? तो जयपुर के सवाई जय सिंह। जयपुर के राजा कौन थे? सवाई जय सिंह।
वही ने जीज मोहम्मद शाही पुस्तक के लेखक हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आज हम लोग अब बढ़ते हैं किसमें? तो भूगोल में। किसमें? भूगोल में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं भूगोल के क्वेश्चन की ओर। अब कपास के बारे में, ठीक है? कपास के रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा सारा के सारा इस वीडियो में डिस्कस होगा। वह फसल जो उपोष्ण प्रकृति के है उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। यानी कपास की खेती के लिए कितना? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल है कपास। यह कौन सी फसल है? कपास। भारत में कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य की बात करें दोस्त तो महाराष्ट्र है और दूसरे स्थान पर गुजरात है। दूसरे स्थान पर कोई दिक्कत? देखिए मध्य प्रदेश का वह जिला जो कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है वह कौन सा है? तो खंडवा खरगोन जिला। कौन सा? खंडवा खरगोन जो जिला है, मध्य प्रदेश का खंडवा खरगोन जिला जो है वह कपास की खेती के लिए इतना फेमस है, कपास की खेती के लिए इतना प्रसिद्ध है कि वह जो जिला है उसे सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। उस जिले को क्या कहा जाता है? सफेद सोने का जिला कहा जाता है। किसको? तो खंडवा खरगोन जिला को। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है कपास। यानी कपास को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। किसको? कपास को। काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है? काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है? पेट्रोलियम को। किसको? ना कि कोयला को। भाई साहब कोयला मत मार दीजिएगा। ग्रुप डी 2018 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को। सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो किसको? कपास को। किसको? कपास को। ठीक। देखिए सत्य कथन क्या है? तो भारत कपास के पौधे का आदि निवास है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई है। यानी भारत एकमात्र ऐसा विश्व में देश है जहां संकर कपास बीज उत्पन्न हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? वर्धित उत्पादन होता है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं किससे? तो बीज से। अगर पूछ देगा कि कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं तो बीज से। किससे? बीज से। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? तो सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि काली मिट्टी कपास के लिए, काली मिट्टी लैटेराइट मिट्टी चाय के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो लैटेराइट मिट्टी। लेकिन काजू के लिए कौन बता देगा कौन सी मिट्टी? काजू के लिए कौन सी मिट्टी? तो लाल लैटेराइट मिट्टी। काजू की खेती के लिए लाल लैटेराइट मिट्टी। ये पेपर में हजारों बार क्वेश्चन पूछा है दोस्त, ठीक ना? कि काजू के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो लाल लैटेराइट मिट्टी के लिए, लाल लैटेराइट मिट्टी के। अगर पूछ देगा कि चाय के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है तो कौन सी? लैटेराइट मिट्टी। अगर पूछ देगा कपास के लिए तो क से कपास है, क से काली, यानी काली मिट्टी। कोई दिक्कत है? काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कोई दिक्कत है? अब आइए करें कि कपास की उत्कृष्टता का आधार क्या है? तो इसके रेशे की लंबाई। यानी कपास की उत्कृष्टता का आधार क्या है सर? तो इसके रेशे की लंबाई। यानी कपास में क्या होती है? रेशे की लंबाई होती है। ठीक। सर्वोत्तम कपास के रेशे की लंबाई होती है तो 5 सेंटीमीटर से अधिक। यानी सर्वोत्तम कपास के रेशे की लंबाई कितनी होती है? तो कितना होता है? 5 सेंटीमीटर से अधिक। कह रहा है कि गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा और अरहर में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष फसल है? तो गन्ना जो है ना न्यूनतम जल दक्ष फसल है। कौन सा? गन्ना। अगर पूछे कि गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा और अरहर में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष फसल है
तो गन्ना, यानी गन्ना के लिए न्यूनतम जल की आवश्यकता होती है। उत्तम कोटि का गन्ना माना जाता है तो मेरठ का, यानी मेरठ का जो गन्ना होता है ना बाबू, वह उत्तम कोटि का गन्ना होता है। मेरठ की गन्ना जो होता है वह कैसा गन्ना होता है? उत्तम कोटि का गन्ना होता है। ठीक। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक 3 देश है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक कितना देश है? 3 देश है। ठीक है, ब्राजील, भारत तथा चीन। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कहेगा तो ब्राजील, उसके बाद भारत और तब तीसरा पर चीन है। तीसरा पर चीन है। पहला पर ब्राजील, दूसरा पर भारत और तीसरा पर चीन। ठीक। भारत का वह राज्य जिसमें गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है तो वह उत्तर प्रदेश। यानी ऐसे भी उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक गन्ने की खेती करता है। यानी सबसे अधिक गन्ने की खेती किस राज्य में होता है भारत के? तो उत्तर प्रदेश में। कोई कहते हैं भारत की फसलों में से वह फसल जिसके अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है तो गेहूं। यानी भारत की फसलों में से वह फसल जिसके अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है तो गेहूं। गेहूं का जो है ना सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत भारत में क्या है? सर्वाधिक है। अगर पूछेगा गेहूं के उत्पादक में अग्रणी राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। सबसे अग्रणी कौन है? उत्तर प्रदेश। प्रति हेक्टेयर में पंजाब, प्रति हेक्टेयर में पंजाब। ठीक। तो कह रहा है कि भारत में 3 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम, यानी सबसे अधिक गन्ना उत्पादक कहाँ? उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक। यानी सबसे अधिक गन्ना के उत्पादन की बात करें तो सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में और उसके बाद में कर्नाटक में। कोई दिक्कत है? भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यानी भारत में सर्वाधिक अगर गन्ना पैदा करने वाला राज्य पूछेगा तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सही कथन क्या है? तो चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उप उत्पाद है। नहीं, यानी चीनी में क्या होता है दोस्त कि जैसे चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा, शीरा का एक मतलब रसा, रसा, यानी कि जब गन्ना पिराता है तो क्या निकलता है? रस, जूस निकलता है। तो वही क्या है? शीरा एक उप उत्पाद है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली हुई खुई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो गन्ना पेरने के बाद दोस्तों जो खोई निकल जाता है ना, तो वह क्या किया जाता है कि भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्त, गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है महत्व है तो कृषि के पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इससे ठीक है ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। कृषि की परंपरागत पद्धति की तुलना में इसके अंतराशयन की ज्यादा गुंजाइश है। कहने का मतलब है कि गन्ना के जो उत्पादन है ना, इसके उत्पादन करने में हम ड्रिप सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं। अब ड्रिप सिंचाई क्या होता है सर? तो बारिश के बूंदों के जैसा थोड़ा थोड़ा छिड़कने से भी गन्ना की खेती क्या है? संभव है। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। अगर गन्ना का पेड़ तैयार हुआ है, गन्ना का पेड़ कर रहे हैं, गन्ना जो तैयार हुआ है ना भाई कंप्लीट रूप से, गन्ना क्या है? एक घास का ही प्रजाति है। गन्ना क्या है? एक घास का। घास का सबसे बड़ा प्रजाति कौन सा है? बांस। बहुत सुंदर। ठीक है, यानी गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है। यानी पकने की अवधि में जब गन्ना पूर्णतः तैयार है, अगर पकने की अवधि में पाला गिर जाए तो गन्ना के मीठापन कम हो जाएगा। यानी गन्ना में शर्करा की मात्रा कम हो जाएगी। चीनी उद्योग से संबंधित कथन सही है। तो देखिए विश्व में चीनी का उत्पादन में भारत का हिस्सा 18.74% है। अगर विश्व में टोटल बात करें कि वर्ल्ड में 18.74% चीनी का उत्पादन होता है। कहाँ पर? भारत में। अब भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। यानी भारत में जो चीनी उद्योग है ना, दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ठीक। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। शक्करनगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। शक्करनगर चीनी का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यानी शक्करनगर जो है चीनी का बाबू प्रमुख उत्पादक राज्य है, सॉरी प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो यह भारत के किस राज्य में है? शक्करनगर तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। शक्करनगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है
जो भारत के किस राज्य में है? तेलंगाना। तेलंगाना में। भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है उत्तर प्रदेश। कौन सा? भारत में शक्कर का प्याला कौन कहलाता है? उत्तर प्रदेश। शक्कर का प्याला के नाम से किसे जानते हैं? उत्तर प्रदेश को, याद रखिएगा। 1903 ईस्वी में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। यानी 1903 ईस्वी में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी। तब प्रतापपुर देवरिया उत्तर प्रदेश में। देवरिया जिला जो है कहाँ पर? प्रतापपुर। और देवरिया जिला के ये है निरहुआ रिक्शा वाला निरहुआ पूछेगा किस जिला के है तो देवरिया जिला ही। कौन? उत्तर प्रदेश के। कोई दिक्कत है जी? अभी पूछ देगा कि कहाँ से सांसद है? कौन? गोरखपुर से रवि किशन सांसद है, याद रखना। 1903 ईस्वी में भारत वर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी देवरिया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण का कारण है गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने की शर्करा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा मौसम, ये सब उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण का कारण है। यानी उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर चीनी मिलें ज्यादा स्थानांतरित हो रही हैं क्योंकि उत्तरी भारत में गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा मौसम होना, ये सब कारण के वजह से उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर चीनी उद्योग स्थानांतरित हो रहा है। मामला समझ में आ गया? कह रहा है कि गन्ने के प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कहाँ पर? तो कोयम्बटूर में। कहाँ पर? गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है बाबू? कोयम्बटूर में। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है तो SBI कोयम्बटूर में। गन्ने का अगर बीज कहे ना कि कहाँ पर उत्पादित किया जाता है तो SBI कोयम्बटूर में। ठीक है। गन्ने की अर्धशाली फसल पकने के लिए समय लेती है कितना? तो 18 माह। अगर पूछेगा कि गन्ने की अर्धशाली फसल पकने के लिए कितना समय लेती है तो 18 माह। कितना? 18 माह। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एवं हरियाणा में से वह राज्य जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा या चीनी का प्याला कहा जाता है। किसको? उत्तर प्रदेश को। कोई दिक्कत है? और शक्कर का नगर कहाँ स्थित है? किस राज्य में? तो तेलंगाना में। बहुत बहुत बढ़िया। आइए देखिए तिलहन में अब थोड़ा सा समय है, खींच देते हैं तिलहन में। ठीक है। मसूरी लोबिया और सूरजमुखी बरसिम में से तिलहनी फसल है कौन सी? तो सूरजमुखी। कौन है? सूरजमुखी। थोड़ी सी है, थोड़ी सी कोशिश न की। ठीक है। मसूरी, लोबिया, सूरजमुखी और बरसिम में से तिलहनी फसल है कौन सी? तो सूरजमुखी। कैसी फसल है? तिलहनी फसल है। कोई दिक्कत है? कैसी फसल है? तिलहनी फसल है ना, हंसो बेवजह। ठीक है। गन्ना, जूट, गेहूं तथा मूंगफली, उनका जीरा नाम नहीं है, संध्या नाम है। गन्ना, जूट, गेहूं तथा मूंगफली में से सबसे कम जल की आवश्यकता किसमें होती है? तो मूंगफली में। किसमें? मूंगफली में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। यानी 2020-21 में अनु के अनुसार सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन 3 राज्य कौन सा है? तो मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है, दूसरा स्थान पर राजस्थान और तीसरा स्थान पर तमिलनाडु है। तिलहनी फसल कौन है बाबू? तो सूरजमुखी है, तिल है, अलसी है, सोयाबीन है, अरंडी है। ठीक है। आदि। ठीक, दादी ना आदि। ठीक है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से। याद करो। ठीक। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? कह रहा है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है तो मूंगफली में। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है किसमें? तो मूंगफली में। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य पूछेगा तो कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। गौर फरमाइएगा, भारत में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहेगा तो मध्य प्रदेश में, और सबसे अधिक उत्पादन कहेगा तो महाराष्ट्र। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आज सीखने को मिला। ऐसे मध्य प्रदेश जनरली भाई साहब लड़का जानता है। यानी भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किसकी खेती होती है? सोयाबीन के।
अधिक क्षेत्र पर, लेकिन सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ दे तो गुजरात। ठीक, मूंगफली का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछ देगा तो तमिलनाडु। जैसे गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादक राज्य कौन सा है बाबू? पंजाब। वैसा ही प्रति हेक्टेयर मूंगफली उत्पादन अधिक पूछ देगा तो कहाँ होता है? तमिलनाडु में। लेकिन सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन कौन करता है क्षेत्रफल के हिसाब से? सबसे अधिक गुजरात। कौन है? गुजरात। कोई कहते राजस्थान प्रमुख उत्पादक राज्य है तो सरसों का। सरसों में कौन है? राजस्थान। कोई दिक्कत है? भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन फसल है तो सोयाबीन, मूंगफली और सरसों और तिल। सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल। सबसे अधिक जो तिल प्राप्त होता है ना बाबू, सोयाबीन से, उसके बाद मूंगफली से, फिर सरसों से, फिर तिल से। बात समझ में आ रहा है ना? सरसों की प्रजातियां कौन सी है? तो वरुणा, पूसा, बोल्ड तथा पीताम्बरी आदि, ये सब सरसों की प्रजातियां हैं। सरसों जो है ना, जो ना कि भाई साहब भोजपुरिया में तोरी कहते हैं, तोरी, समझ रहे हैं ना? तो तोरी के यानी सरसों की प्रजातियां कौन सी हैं? वरुणा, पूसा, बोल्ड तो एवं पीताम्बरी। जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है तो मूंगफली की फसल में, यानी मूंगफली के फसल जहां पर उपजाया जाएगा ना, तो वहां पर जिप्सम की सर्वाधिक मात्रा होनी चाहिए। कौशल उन्नत प्रजाति है किसकी? कौशल जो है ना, कौशल विकास परियोजना चल रहा है ना, तो उसे याद रखिएगा, कौशल काट कर रखिए। कौशल जो है वह मूंगफली से संबंधित है, यानी मूंगफली खाइएगा तो आपका दिमाग बढ़ेगा, अर्थात कौशल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तो कौशल पूछ देगा कि कौशल प्रजाति किसकी है? तो मूंगफली के। अब मूंगफली खाइएगा तो क्या बढ़ेगा? दिमाग। क्या बढ़ेगा? दिमाग। ठीक, तो उसी को कौशल यानी लड़का तेज होगा, लड़का तेज होगा, लड़की भी। ठीक, यानी कहने का मतलब लड़का लड़की सब तेज होगा। मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी या तिल में से वह फसल जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है वह है तिल। क्या है? तिल। कोई दिक्कत है? तो यहीं पर दोस्त हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक ना? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके 10 दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक, कम से कम। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो सवाल पूछे हैं उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय बोला भारत।